हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय स्टार एलएलबी की तरफ से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज एक नए अधिनियम के साथ आप लोगों के बीच आया हूं और आज जो है मेरा पहला जो क्लास आज का जो चलेगा वो आपका नया अधिनियम चलेगा, जो हम आज पढ़ाएंगे आपको भारतीय दंड संहिता 1860 का इंडियन पिनल कोड 1816 का हम पढ़ाएंगे आप लोगों के बीच। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड है कि सर एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रहा है और सर आप आईपीसी जल्द से जल्द शुरू कर दें ताकि हम लोगों को तैयारी भी करनी है और एग्ज़ाम भी बीट करना है। और आज का जो टॉपिक जो आईपीसी है, आपको ये हर क्षेत्रों में काम आता है। ये आपका जब पीसीएसजे की तैयारी करते हैं उसमें भी आईपीसी आपको मिलेगा। भारतीय दंड संहिता 1860 का सिलेबस में वो आएगा, आपको पीसीएसजे में भी आता है, एपीयू के भी एग्ज़ाम में आता है। इसके साथ साथ एलएलबी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तभी भी आता है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने वकालत क्षेत्र में भी जाते हैं, एडवोकेसी में भी जाते हैं, तो वहाँ भी इस अधिनियम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यानी ये जो भारतीय दंड संहिता है आपराधिक मुकदमों के मामले में काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए हमें इस अधिनियम को जानना चाहिए। ये भारतीय दंड संहिता जो है 1860 का है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा 1860 में इसको पारित किया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा। यानी 6 अक्टूबर 1860 में इसको ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी है कि आईपीसी का जो प्रारूप जो तैयार किया गया था, जैसा कि आप लोग 1 से लेकर 511 तक की धाराएं आप लोग पढ़ते हैं और वो 23 अध्याय हैं इसमें दिया गया है, 23 अध्याय। तो ये जो प्रारूप जो ड्राफ्टिंग किया था, कौन किया था, इसको आपको जानना है कि आईपीसी का प्रारूप जिनके द्वारा तैयार किया गया था उसको हम बोलते हैं लॉर्ड मैकाले। यानी लॉर्ड मैकाले के द्वारा आईपीसी का प्रारूप तैयार किया गया था। यानी आईपीसी का प्रारूप जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा आप लोगों को तैयार किया गया था। यानी उसी समय ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके 1933 का यानी चार्टर एक पारित करके प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन करने के पश्चात उस जो आयोग के अध्यक्ष जिसको बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था और लॉर्ड मैकाले को एक उनकी टीम थी, उनकी टीम के बीच ये अध्यक्ष थे और इन्होंने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में उन्होंने भारत के लिए कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसी के क्रम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया 1934 में और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने, उन्होंने ही भारतीय दंड संहिता का प्रारूप भी तैयार किया और दंड प्रक्रिया संहिता का सिफारिश भी किया कि भारत में इसको लाया जाए और यहाँ के लोगों को आचरण जो बाहरी आचरण है उनके व्यवहार को, गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए, इसलिए भारतीय दंड संहिता को लाया गया। इस भारतीय दंड संहिता जो है प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था। ये प्रथम विधि आयोग का गठन जो 1834 में किया गया था, तो स्पेशली जो है चार्टर एक्ट 1833 का लाया गया। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से ही हम लोग प्रथम विधि आयोग का गठन किए थे। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय दंड संहिता को यानी इंडियन पिनल कोड को ब्रिटिश संसद के द्वारा 6 अक्टूबर 1860 में इसे पारित किया गया था। इस संहिता को गवर्नर जनरल की जो अनुमति मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को मिली हुई थी। इसके पश्चात जो है यह अधिनियम जो है आपका 1 जनवरी 1862 को इस संहिता को लागू किया गया था। यानी भारतीय दंड संहिता जो है 6 अक्टूबर 1860 में बनके तैयार हुआ, लेकिन यह जो है 2 साल बाद यानी 1 जनवरी 1862 में इसे लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है अपराध को भी परिभाषित किया गया है। मतलब अपराध किसे कहेंगे, अपराध कितने तरीके के हो सकते हैं,
इन सब के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। अभी तो बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये अधिनियम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया 6 अक्टूबर 1860 को, और ये जो है इसका एक्ट नंबर जो है 1860 का ही अधिनियम, जिसको संख्यांक कहते हैं, 45वां है। यानी ये एक्ट नंबर क्या होता है कि 1860 में जो भी एक्ट बहुत सारे एक्ट पारित किए गए होंगे ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो इसका जो क्रम हुआ होगा वो 45वें नंबर पे हुआ होगा, इस हुआ है, और इसीलिए इसे बोला जाता है, मतलब 1860 का अधिनियम संख्या 45 है। इस पूरे भारतीय जो दंड संहिता है, इसमें जो है उद्देशिका भी, हर अधिनियम का एक अपनी उद्देशिका होती है। चाहे कोई भी किताब अगर बुक पढ़ते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबकी एक अपनी भूमिकाएं होती हैं। और इसी तरह इस अधिनियम की भी एक भूमिका है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा इस जब अधिनियम को लाया गया तो ये बताया गया उद्देशिका में क्या बातें कही गई हैं, तो यही उसमें बातें कही गई कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, यानी आवश्यक है। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा, यानी भारत के लोगों को के आचरण को विनियमित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए एक भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता की आवश्यकता होगी, इसीलिए उद्देशिका में इसमें शामिल किया गया है। भारतीय, यानी भारतीय जो दंड संहिता जो है, ये शब्द दिया गया है साधारण, जनरल पीनल कोड शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता लाई जाएगी। यानी ये जो अधिनियम है अपने आप में एग्जॉस्टिंग नहीं है, यानी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, केवल इसमें 6 बिंदुओं को इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। जैसे शरीर के विरुद्ध अपराध होता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है, धर्म के विरुद्ध अपराध होता है, राज्य के विरुद्ध अपराध होता है, मानहानि के विरुद्ध अपराध होता है। इस तरीके से 6 अपराधों का मतलब इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको शामिल किया गया है। लेकिन उस वहीं तक अपराध सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अपराध होते हैं, इसके बाहर भी अपराध होते हैं। तो उनको विशेष अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम बने हैं, उसको उस अधिनियम के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए ये बोला गया है एक जनरल पीनल कोड होगा, जिसमें छोटी छोटी जो समाज की, जो भारतीय समाज की जो भी अपराध जो भारत में होते होंगे, उनको नियंत्रित करने के लिए ये भारत के लिए साधारण दंड संहिता को लाया गया। इस अध्याय के अंतर्गत मतलब 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इसको एक एक करके आप लाइन से पूरी अच्छे तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। और यह जो अधिनियम है, इसका धारा 1 यह कहता है, इस अधिनियम का जो नाम है, इसका प्रवर्तन है जो है भारतीय दंड संहिता, इस अधिनियम का नाम कहलाएगा। और यह जो है 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया गया था। अधिनियम 1 में बस यही बातें बताई गई हैं। जब धारा 2 आप पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत बताया गया है भारत का हर व्यक्ति यानी एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू कमिट ऑफेंस, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के नियमों का उल्लंघन करेगा, चाहे कार्य द्वारा या लोप द्वारा, वो उसे भारत में उसका विचारण भी किया जाएगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा। यानी अधिनियम की जो धारा 2 है यह कहता है भारत का हर एक व्यक्ति अगर इस संहिता के नियमों का उल्लंघन अगर करता है, चाहे वो कार्य द्वारा या लोप द्वारा, तो उसका इस अधिनियम के अंतर्गत उसको दोषी ठहराया जाएगा। धारा 1 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम का क्या नाम है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये आप लोग जानते हैं। यानी पहले जो है ये अधिनियम जो है, पहले जो है पूर्व में 2019 से पहले यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे लागू होता था। लेकिन 2019 में संशोधन करने के पश्चात, यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित हो जाने के पश्चात इसमें संशोधन कर दिया गया। अब ये हो गया है कि भारतीय जो दंड संहिता है अब संपूर्ण भारत पे लागू होगी। यानी अब ये जो है पहले का जो कॉन्सेप्ट था कि भारतीय जो कहाँ ये आईपीसी कहाँ अप्लाई करता है, तो ये था कि कोई भी एक्ट बना हुआ है भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में, तो कोई भी एक्ट बना हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर पे कभी भी अप्लाई नहीं करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, 2019 में संशोधन करके ये कर दिया गया है कि अब भारतीय दंड संहिता जो है, क्योंकि अब हमारे यहाँ समान सिविल संहिता लागू हो गया है, अब ये हो गया है
कि जितने भी एक्ट हैं सारे कॉमन जो सामान्य जो अधिनियम है सब के सब अधिनियम जो है अब जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई करेंगे। यानी एक देश होगा, एक नेशन होगा और सबके लिए एक कानून होगा। ये सिद्धांत को अब लागू कर दिया गया है। यानी अब सभी के लिए एक कानून होगा। दूसरा, आप लोग जान ही गए कि मतलब भारत का हर एक व्यक्ति अगर इस संहिता के नियमों का उल्लंघन करता है कार्य द्वारा या लोप द्वारा, उसे इस संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। इसमें जब धारा आप 3 और धारा 4 पढ़ते हैं तो इसको आप लोग एक साथ आप लोगों को पढ़ना होगा। यानी जब भी धारा, यानी ये जो बोलता है भारत के भीतर, ये तो इसका नाम और इसका प्रवर्तन, धारा 1 कहता है इसका नाम क्या होगा और इसका प्रवर्तन कहाँ कहाँ होगा। जब धारा 2 पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया गया है कि इस संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पे आप दोषी ठहराए जाएंगे। धारा 3 ये कहता है कि अगर भारत से परे, यानी भारत से परे यानी बियॉन्ड द इंडिया, बियॉन्ड से इंडिया, यानी भारत से परे अगर कोई भी व्यक्ति, यानी भारत से बाहर अगर इस देश का कोई भी नागरिक अगर किसी दूसरे देश में जाकर अगर कोई भी अपराध करता है तो उसको इस भारतीय दंड संहिता के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा और उसका विचारण किया जा सकता है। यही बातें धारा 2 में बताने का प्रयास किया गया। अब धारा जब 4 में आप जब आते हैं, धारा 4 के अकॉर्डिंग जब आप लोग पढ़ते हैं तो धारा 4 में यह बताई गई है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ लिए हैं। धारा 4 में ये बताया गया है, पहले तो ये जान लीजिए सबसे पहले अप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी। आईपीसी का विस्तार कहाँ तक है, तो आईपीसी का जो विस्तार है पहले तो ये जान लीजिए ये संहिता कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ। तो ये जो है आपका जो है आईपीसी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी, इस संहिता का विस्तार कितने रूपों में किया गया है। तो एक हम ग्राफ बना दे रहे हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। यानी ये इंट्रा टेरिटरी इंट्रा टेरिटरी जुरिडिक्शन हो गया। इंट्रा टेरिटरी जुरिडिक्शन जो आपका दूसरा जो है एक्स्ट्रा टेरिटरी जुरिडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटरी जुरिडिक्शन। तो जो धारा 2 का संबंध है, धारा 2 का संबंध जो है इंट्रा यानी भारत के अंदर अगर कोई अपराध किया जाता है इसके संबंध में बताया गया है। भारत के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे भारत में ही उसको दोषी ठहराया जाएगा। यानी भारत के अंदर जब धारा 2 पढ़ते हैं तो भारत के अंदर की बात करता है धारा 2, और जब भारत से बाहर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे धारा 3 और धारा 4 एक्स्ट्रा टेरिटरी यानी एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। यानी एक्स्ट्रा टेरिटरी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। भारत से बाहर अगर कोई भी अपराध किया जाता है भारत के किसी नागरिक के द्वारा, उस स्थिति में उसे भारत में ही अगर विचारणीय के पात्र होगा, तो अगर वो भारत से बाहर अगर कोई अपराध करता है तो उसका विचारण उसी प्रकार किया जाएगा जैसे ये माना जाएगा कि उसने भारत में ही अपराध किया है। ये अपराध किस तरीके से मतलब किया जा सकता है, तो धारा जब 4 आप पढ़ते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको वो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब धारा जो 4 बताई गई है, धारा जब सेक्शन आप 4 पढ़ते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि पहला इसमें दिया गया है अगर भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत से बाहर अगर भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत से बाहर अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका विचारण हम भारत में कर सकते हैं।
इसके बारे में यह बताया गया है। दूसरा जो इसका उदाहरण दिया गया है, अगर कोई भी ऐसा अगर पोत है, अगर कोई भी भारतीय पोत है, भारतीय पोत है, पोत मतलब नाव, उसका रजिस्ट्रेशन भारत में किया गया है, भारत में किया गया है, भारत में किया गया है, और उस पोत पे अगर कोई भी अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो द्वारा किया जाता है, तो उसका भी विचारण भारत में किया जा सकता है और वो विचारण के पात्र भी होंगे। यानी अगर भारतीय पोत पे अगर वो भारत का कोई भी ऐसा जहाज है, उसका रजिस्ट्रेशन भारत में अगर कर दिया गया है और उस पोत पे किसी भी भारत के नागरिक के द्वारा, व्यक्ति शब्द में दोनों आ जाता है, या किसी विदेशी के द्वारा अगर उस पोत पे हमला किया जाता है या उस पोत पे कोई ऐसा आपराधिक कृत्य किया जाता है, अगर वैसा किया जाता है, उस स्थिति में उसका विचारण भारत में किया जा सकता है। इसी क्रम में तीसरा जब हम पॉइंट पढ़ते हैं तो तीसरा में ये दिया गया है कि भारत से परे, यानी इसमें भी यही बातें कही गई हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, अगर भारत से बाहर होके अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, यानी कंप्यूटर के साधनों के द्वारा, यानी पाकिस्तान से या मान लीजिए कोई ये कहते हैं किसी दूसरे देश से अगर भारत को वहाँ रह के और कंप्यूटर के साधनों के माध्यम से अगर भारत में कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई भारत में कोई अपराध करता है, जैसे साइबर सेल के माध्यम से भी होता है, आजकल तो बहुत सारे विस्फोट भी कंप्यूटर के ही माध्यम से किए जाते हैं। अगर वो भारत में अगर टारगेट करता है, मिसाइल भी छोड़ी जाती हैं, डिजिटल आजकल ज़माना हो ही गया है, आप लोग जैसा जानते ही रहे हैं, अगर वो टारगेट बनाता है, उस स्थिति में वैसा व्यक्ति अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका भारत में विचारण करके और उसका ट्रायल किया जाएगा और उसे दोषी भी ठहराया जाएगा। ये बातें इसमें बताई गई हैं। यानी अपराध शब्द के अंतर्गत आखिर में अपराध हम कहेंगे किसे? अपराध में ये होता है, अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य अगर आप करते हैं या लोग करते हैं जिसको विधि द्वारा मना किया गया है, वही आपका अपराध है, या जिसको राज्य जो है मान्यता नहीं देता है और वो कार्य आप करते हैं तो वही अपराध है। यानी राज्य या न्यायालय द्वारा जिसे स्वीकार नहीं किया गया है तो वो भी सब क्या है? अपराध है। यानी अपराध का जो डिफिनीशन है विधिक रूप से कुछ और कहा गया है, समाजशास्त्रियों के द्वारा कुछ और कहा गया है, क्योंकि जब समाजशास्त्री अपना डिफिनीशन देते हैं तो वहाँ नैतिकता शब्द का प्रयोग करते हैं। बस विधायन के द्वारा, अगर विधायिका के द्वारा यानी राज्य के द्वारा अगर कोई लॉ बना दिया जाता है यानी संविधि बना दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? ये दंड का प्रावधान जोड़ दिया जाता है, इसीलिए वो विधिक रूप से इसका प्रवर्तन कर दिया जाता है। और इस दंड से जो भी कृत्य करेगा उस दंड से उसको जब दंडित किया जाएगा तो उसके अंदर भय होगा और समाज में भी लोग डरेंगे और कानून का पालन करेंगे। यानी धारा 4 में 3 बातें कही गई हैं। भारत के किसी नागरिक के द्वारा, यानी भारत के किसी नागरिक के द्वारा विदेश में जाके अगर कोई अपराध किया जाता है उस स्थिति में उसका भारत में ट्रायल किया जा सकता है, उसे दोषी ठहराया जा सकता है। उसी तरह भारतीय अगर ऐसा कोई पोत है जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है और वो भारत से बाहर, मान लीजिए भारतीय ही जहाज है विदेश में ट्रांसपोर्ट कर रही है, यहाँ से माल जाता है, अक्सर आप लोग देखिएगा कार्गो वगैरह जाता है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, विदेशों से आयात निर्यात होता है समुद्री माध्यमों के द्वारा, और भारत का झंडा लगा हुआ है और भारत के ही किसी ही नागरिक या आपस में ही लड़ गए, कोई अपराध कर दिए सब उस जहाज़ पे ही बैठे बैठे, होता है ना कभी कभार कैप्टन में भी, चाहे उसमें भी होटल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाज़ पे भी आजकल भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपस में झगड़ा करके उसी पे किसी की हत्या कर दी तो आखिर में उसका ट्रायल कहाँ होगा? तो भारत में किया जाएगा, क्योंकि उसका पंजीकरण तो यहाँ हुआ है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी संधियाँ की गई हैं कि ताकि कि जब भी अगर भारतीय पोत पे अगर ऐसा कोई होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपके वहाँ के कोई क्रिमिनल अगर अपराध करता है, अगर हमारे ही यहाँ का भगा हुआ है तो उसको पकड़ के यहाँ लाया जाएगा, प्रत्यर्पण के माध्यम से उसका विचारण यहीं किया जाएगा, उसे दंडित यहीं किया जाएगा उसे। इस स्थिति में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता का भी एक अपना रोल है, सिर्फ ये आईपीसी पारित कर देने से ही थोड़ी तो हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो अपराधी अगर यहीं अपराध करके भाग जाएं, बाहर चले जाएं, आखिर में उसको लाने के कुछ तो नियम होंगे, तो इंटरनेशनल संधियाँ की गई हैं, उस स्थिति में इसको लाया जाता है। यानी
तीसरा जो है, ये तो भारतीय पोत वाला होगा। तीसरा जो है, कंप्यूटर के साधनों के द्वारा अगर कोई भारत से बाहर, अगर कोई भी ऐसा विदेशी व्यक्ति है या भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और इंडिया में ही टारगेट बनाता है, इंडिया को ही नुकसान करने के लिए, आपराधिक कृत्य करने के लिए, इस स्थिति में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका भारत में उसका विचारण होगा और उसे दोषी ठहराया जाएगा। इस अधिनियम का जब धारा 5 आप पढ़ते हैं तो धारा 5 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम का जो विस्तार है धारा 5 में, यानी 1 से लेकर, बस हम आप लोगों को 5 तक इसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि 5 तक ही मेन बातें हैं, 1 से लेकर 5 तक। यानी 1 पढ़ा दिया, इस अधिनियम का क्या नाम है, इसका विस्तार कहाँ है संपूर्ण भारत पे, ये बता दिया। धारा 2 बता दिए हैं, धारा 3 बता दिए हैं, 4 बता दिए हैं, 5 ये कहता है भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन अगर कोई भी ऐसा कर्मचारी है या कोई भी ऐसा नौसैनिक है या वायु सैनिक है या ये थल सेना का सैनिक है 1950 के अधिनियम के द्वारा, उनके द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है तो उनके लिए स्पेशल लॉ अलग बना, या स्थानीय विधि या अन्य किसी विशेष विधियों के द्वारा उस पर आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्या मतलब है, यानी अगर ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो आईपीसी तो अप्लाई करेगा ही, तो ये नहीं है कि वो विशेष अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन किया है तो वो अप्लाई नहीं करेगा, भले ये इफेक्ट न डाले, उसके साथ वो लोकल लॉ भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नई चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। उसमें बहुत सारे देखा है, नाम नहीं लूँगा किस किस चैनलों को मैंने देखा है, उसमें बताया गया है कि बस ये जो है धारा 5 है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, थल सेना के सैनिक है, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं, इस पे इस अधिनियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके कर्मचारियों के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो ऑलरेडी या तो उनके लिए स्पेशल विधि बनी हुई है, या इसके अलावा भी अगर कोई कृत्य होता है तो अन्य विधियां ये तो अप्लाई करेगा ही, उन पे प्रभाव नहीं डालेगा, यानी ये तो अप्लाई करेगा, अन्य विधियां भी इस पे अप्लाई करेंगी। मतलब ये तो अलग रहेगा, उसको भी अलग से उस अपराधी के ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा, यानी चार्ज उस पर भी लगाया जा सकता है। यानी 1 से लेकर 5 तक हम समाप्त कर दिए हैं। अब जैसा कि थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत का ये नक्शा है, ये भारत का, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बिगड़ेगा तो उतना ना ध्यान दीजिएगा। ये भारत है, मान लीजिए अगर मैं ये भारत बना रहा हूँ तो भारत में ये है कि जो भी पोत, मान लीजिए आप लोग जानते ही हैं, ये मान लीजिए भारत का ये नक्शा है। इस अगर यहाँ मान लीजिए कि ये सब बंदरगाह है, आप लोग जान ही रहे हैं, बंदरगाह, ये यहाँ बंदरगाह है, यहाँ से कोई भारत का कोई यहाँ बंदरगाह से व्यापार होता है, यहाँ से कोई ये जहाज़ है, भारतीय जहाज़ है, और ये जान ही रहे हैं एक एरिया होता है 12 नाटिकल मील तक यहाँ चीज़ें हैं, और यहाँ 200 अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है 12 नाटिकल मील, 36 नाटिकल मील। और इससे बाहर जब भी हमारे जो जहाज़ हैं भारत के, अगर ये झंडे लगे हुए हैं, अगर झंडे लगे हुए हैं बाहर, ये जाते हैं पश्चिमी देशों में अपना, अगर ये व्यापार करने के लिए, अगर वो जहाज़ जा रही है, अगर ये नाव जा रही है, उस स्थिति में वहाँ कोई क्राइम कर दिया जाता है तो उसका विचारण कहाँ होगा? तो भाई जाहिर सी बात है, इसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है तो यहाँ कहीं न कहीं उस देश से हमारी संधि हुई होगी कि हमारे देश का ये नाव जा रहा है, आपके वहाँ चाहे उधर से भी आएगा, वहाँ का अगर कोई अपराधी अपराध कर देता है तो उसका प्रत्यर्पण के द्वारा वापस किया जाएगा, यानी उसका भी विचार किया जाएगा। यानी ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। एक्स्ट्रा भी हम बताएंगे, बस इसी के साथ आप यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, छोड़िए जाने के लिए।